लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले बढ़ रहे हैं और ऐसी घटनाओं पर हमारे देश के हिंदुओं में अब आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद, जम्मू और देश के कई इलाकों में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमलों के विरोध में ये प्रदर्शन हुए हैं, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि अब भारत के लोग जाग रहे हैं। अब भारत के जो लोग हैं वो बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए अपने घरों से बाहर सड़कों पर निकल रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपको भारत में दिखाई दे रहा है। और यहां पर जिन लोगों ने प्रदर्शन किए, उनका आरोप है कि बांग्लादेश में चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और पूरी दुनिया चुपचाप ये होते हुए देख रही है। इन लोगों ने बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय देने की मांग की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। यानी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला अब एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, हमारे देश में भी बड़ा मुद्दा बन रहा है और बहुत जल्द ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बन जाएगा अगर भारत के लोग ऐसे ही इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। सरकार मोदी जी को चाहिए यहाँ से जो दाना पानी जाता सब बंद कर देना चाहिए, इनका रसद पानी बंद कर देना चाहिए। आखिर कब तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जुल्म होता रहेगा? वहाँ की सरकार क्या कर रही है? लोग चाहते हैं हिंदुओं को जीने दो, हिंदुओं को जीने का अधिकार है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से करीब 250 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के पास हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हुए, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का आज सड़कों पर उतरकर विरोध किया। कोलकाता पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शन करने वालों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बावजूद भी पुलिस ने इन निहत्थे संतों पर लाठीचार्ज किया। ये पुलिस है या चटी चटा ये ममता का सर्वेंट बन गया? पुलिस ने लाठीचार्ज करने लगा सडन। हमने वहाँ पर खड़े थे शांतिपूर्ण होके, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, सडन आके लाठीचार्ज शुरू कर दिया। शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग का ये धरना प्रदर्शन आज संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। आप लोग देख रहे हो
इतिहास गवाह है, करपात्री जी महाराज को ऊपर लाठी बरसाया था, निश्चिन्ह हो गया इंदिरा गांधी। मैं दीदी से कहना चाहता हूं, आज संतों के ऊपर लाठी बरसाया गया, आपका विनाश अभिसंभावी है। महिलाओं के ऊपर, पुरुष तो है ही, सबके ऊपर ही वो लोग अटैक करने लगे। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, हम लोगों को भगा दिया गया। वहाँ से हम लोग भाग के अभी यहाँ आए हैं। पुलिस लोग, ये ममता दीदी का जो पुलिस है वो लोग पीट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, नाक तोड़ रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए जो अभी आपकी स्क्रीन पर आएगी। यह तस्वीर उस समय खींची गई जब बांग्लादेश में एक 27 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को चौराहे पर लटकाकर बेरहमी से पीटा गया। भीड़ ने उसे इतना पीटा कि वहीं पर उसकी मौत हो गई और फिर इस भीड़ ने सैकड़ों लोगों के सामने दीपू के शव को आग लगा दी। इस दौरान आसपास खड़े सैकड़ों लोग अपने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे और जश्न मनाते रहे। आप इस स्क्रीन को देखिए, इस तस्वीर में बहुत कुछ लिखा हुआ है। यह तस्वीर आज आपको बहुत कुछ बता रही है बांग्लादेश के बारे में। एक 27 साल के हिंदू युवक को चौराहे पर लटकाकर पहले एक बहुत ही बेदर्दी से मौत दी जाती है और फिर उसके शव को आग लगा दिया जाता है। और देखिए, सारे लोग जो तमाशा देख रहे हैं, ये सिर्फ अपने अपने मोबाइल फोन से उसके वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद ये सारे वीडियो बांग्लादेश में व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए जाते हैं, सोशल मीडिया पर से शेयर किए जाएंगे और लोगों को यह बताया जाएगा कि देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं का हम कैसा हश्र कर रहे हैं। बांग्लादेश में इस समय दीपू के जैसे करीब 1.5 करोड़ हिंदू रहते हैं जो इस समय अपने घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। जब ये वीडियो उन सारे हिंदू लोगों के मोबाइल फोन्स पर पहुंचेगा तो आप बताइए कि उनकी मनोस्थिति क्या होगी। बांग्लादेश में इस समय कट्टरपंथी ताकतें हावी हैं और वो इसे नए बांग्लादेश का नाम दे रहे हैं। तो ये है नया बांग्लादेश। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हिंदू धर्म को मानने वाले पुरुष आज अपने हाथ में कलावा बांधने से डरते हैं कि इससे कहीं ये ना पता चल जाए कि वो हिंदू हैं। वो खुलकर सड़क या बाजारों में किसी को अपनी पहचान नहीं बता सकते। हिंदू महिलाएं आज अपने माथे पर सिंदूर लगाने से डरती हैं। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन चाहे किसी भी मुद्दे पर हो, लेकिन हिंसा के दौरान तोड़फोड़ हिंदुओं के घरों में ही होती है। तोड़फोड़ और आगजनी मंदिरों में ही की जाती है। हिंसा का निशाना सिर्फ हिंदुओं को ही बनाया जाता है या फिर उन लोगों को बनाया जाता है जो भारत के समर्थक माने जाते हैं। आज हम बांग्लादेश में एक नर्क जैसा जीवन जी रहे इन 1.5 करोड़ हिंदुओं के लिए आप सबके सामने आवाज उठाना चाहते हैं। दीपू दास एक गरीब फैक्ट्री वर्कर था जिसकी तनख्वाह सिर्फ 13,000 रुपए महीना थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में जब इस तरह भीड़ खुलेआम किसी की हत्या करती है, जिसे हम अंग्रेजी में मॉब लिंचिंग कहते हैं, तो हत्या के बाद अक्सर वहां पर यही आरोप लगा दिया जाता है कि पीड़ित ने इस्लाम धर्म का अपमान किया था, जिससे वहां पर लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़क गईं, आहत हो गईं और फिर भीड़ ने उसे मार डाला। दीपू के मामले में भी अब यही कहानी दुनिया के सामने पेश की जा रही है। दीपू की 3 साल पहले ही शादी हुई थी और उसकी 1.5 साल की एक बेटी है। दीपू की पत्नी ने कहा है कि वो चाहती है कि दीपू के हत्यारों को इतनी कड़ी सजा मिले कि भविष्य में कोई भी इस तरह का काम करने से डरे। और अब वो अपनी बच्ची के भविष्य के लिए भी बहुत चिंतित है। আপনি কিছু বলতে চান জাতির উদ্দেশ্যে? আমি আমার স্বামী হ্যাঁ, বিচার চাই। শক্তি করব। আর আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ চাই। আর আপনার এই কথাগুলো পুরো বাংলাদেশ শুনবে, আপনি পুরো বাংলাদেশকে বলেন কি চান? আমি আমার স্বামী হত্যার বিচার চাই, কঠোর বিচার চাই। আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ চাই। আমার সন্তান কিভাবে মানুষ হবে। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले बढ़ रहे हैं और आज हम पूरी दुनिया से ये अपील करना चाहते हैं कि वो इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करें कि बांग्लादेश इस समय पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए सबसे खतरनाक स्थान बन गया है
और अब समय आ गया है कि यह मुद्दा भारत की संसद से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक उठना चाहिए। और हमें खुशी है कि भारत में इस विषय पर लोगों की नींद देर से ही सही लेकिन अब टूट रही है और अब हमारे देश के लोग भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। आज बांग्लादेश की यूनुस सरकार के शिक्षा सलाहकार ने दीपू चंद्र दास की हत्या के 5 दिनों के बाद उनके परिवार से जाकर मुलाकात की और कहा कि किसी अफवाह, आस्था और मतभेद के नाम पर हुई हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और सरकार के इस प्रतिनिधि ने इस हत्या की जांच करने और कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। यानी भारत में विरोध प्रदर्शनों के बाद अब वहां की सरकार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश के इन हालात पर वहां की सरकार बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है, बल्कि आज बांग्लादेशी सरकार ने भारत के उच्चायुक्त को बुलाकर कहा कि भारत में मौजूद बांग्लादेश हाई कमीशन के सभी दफ्तरों को पूरी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उनके आसपास भारत के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यही बांग्लादेश की सरकार अपने यहां भारतीय हाई कमीशन को, उनके कर्मचारियों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। आज भारत सरकार ने एक हफ्ते में दूसरी बार बांग्लादेश के उच्चायुक्त को सम्मन किया और उनसे बांग्लादेश में भारत के कूटनीतिक मिशन की सुरक्षा करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत के जितने भी मिशन हैं, जो भी दफ्तर हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनके कर्मचारियों की सुरक्षा होनी चाहिए। पिछले 10 दिनों में बांग्लादेश की सरकार ने भी 2 बार भारत के उच्चायुक्त को बुलाया है और बांग्लादेश अब इस मुद्दे को भारत की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन ने फिलहाल भारतीयों के लिए वीजा जारी करने बंद कर दिए हैं, लेकिन बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग अब भी जरूरी कामों के लिए वीजा जारी कर रहा है। भले ही हमारे देश के जो कर्मचारी हैं, हमारे हाई कमीशन के जो कर्मचारी हैं, वो अपनी जान खतरे में डालकर यहां पर काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लोकतंत्र के नाम पर सबसे बड़ा मजाक इस समय बांग्लादेश में चल रहा है। बांग्लादेश में अब से करीब 2 महीने के बाद 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होने वाले हैं और वहां की हालत देखिए। क्या यहां आम चुनाव हो सकते हैं और वो भी निष्पक्ष? ये वो समय है जब वहां पर चुनावों की तैयारियां होनी चाहिए थी, जब वहां की राजनीतिक पार्टियों को अपना चुनाव प्रचार अब तक शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन असल में ऐसा लगता है कि यह चुनाव प्रचार इस आगजनी और हिंसा के जरिए हो रहा है। वहां पर लगातार धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है, कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं और भारत के खिलाफ नफरत पैदा करने की पूरी कोशिश हो रही है। आज स्थिति यह है कि राजनीति की अपनी दुकानें चमकाने के लिए, अपने आप को एक बड़ा नेता बनाने के लिए वहां पर भारत का विरोध करना किसी भी नेता के लिए जरूरी हो गया है। और इसीलिए आपने देखा होगा, जो छात्र नेता है, जो नए युवा नेता है, जो आगे चलकर बड़ा नेता बनने का सपना देख रहे हैं, वो सारे लोग भारत विरोध को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत का विरोध करके वो बड़े नेता बन सकते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी यही बात कही है कि यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए भारत का विरोध कर रही है। यूनुस सरकार ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर अब रोक लगा दी है। तो ऐसे में क्या ही चुनाव होगा? 2 बातें ऐसे में हो सकती हैं। पहला, मोहम्मद यूनुस इस हिंसा का हवाला देकर अब चुनावों को कुछ और महीनों के लिए टाल सकते हैं और कुछ और महीनों तक वो ऐसे ही एक केयर टेकर सरकार चलाते रह सकते हैं, जो कि उन्हें सबसे ज्यादा सूट करता है। वो चाहेंगे कि लंबे समय तक वही सत्ता में बैठे रहें और वही इसी प्रकार से बिना चुनाव कराए बांग्लादेश की सत्ता चलाते रहें। तो हो सकता है कि अभी वो इस हिंसा का हवाला देकर कहें कि अभी बांग्लादेश की हालत ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अभी वहां ठीक नहीं है, और इन चुनावों को टाल देते हैं। दूसरा, कट्टरपंथियों की मदद से वो बांग्लादेश में एक तानाशाही सरकार का गठन कर सकते हैं, जो पाकिस्तान की ही तरह कहने को तो लोकतांत्रिक होगी, लेकिन उसका असली चरित्र तानाशाही का होगा। बांग्लादेश में रशिया के राजदूत ने कल यानी 22 दिसंबर को कहा कि बांग्लादेश जितनी जल्दी भारत के साथ तनाव कम करेगा उतना बेहतर होगा। यह एक बड़ा बयान है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने 22 दिसंबर को भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से भी बात की और उन्हें बांग्लादेश के हालात के बारे में पूरी जानकारी दी और कहा कि वहां चुनाव समय पर ही होंगे। सर्जियो गोर
दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत भी हैं। पिछले 1.5 वर्षों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसी ही एक घटना आज से 54 वर्ष पहले वर्ष 1971 में भी हुई थी। तो आज मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज जो माहौल बांग्लादेश में है पूरी तरीके से भारत विरोधी माहौल है, हिंदुओं के खिलाफ है। 1971 में भी बांग्लादेश का माहौल बिल्कुल ऐसा ही था। उस समय पाकिस्तान की सेना ने उस समय के ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था और उस समय ढाका में अमेरिकी दूतावास में कौंसल जनरल थे आर्चर ब्लड और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा। और फिर एक अमेरिकी पत्रकार गैरी जे बास ने अमेरिकी दूतावास द्वारा भेजी गई रिपोर्ट्स के आधार पर एक किताब लिखी। इस किताब का नाम है द ब्लड टेलीग्राम। इसके मुताबिक 25 मार्च की रात ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की सेना ने मशीन गन से हमला किया और इकबाल हॉल नाम के एक हॉस्टल को विस्फोट करके नष्ट कर दिया। सबसे भयानक हत्याकांड एक और हॉस्टल जगन्नाथ हॉल में किया गया जहां हिंदू छात्र रहते थे और वहां हिंदू प्रोफेसर्स को चुन चुन कर उनकी हत्या की गई। और अगले दिन 26 मार्च को ढाका यूनिवर्सिटी पर भी दोबारा हमला हुआ जिसमें 25 और हिंदू छात्रों की हत्या कर दी गई। ढाका के पास के हिंदू गांवों पर हमलों के लिए टैंक्स, राइफल्स और मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया। यानी निहत्थे हिंदुओं की हत्या के लिए इतने बड़े बड़े हथियार इस्तेमाल हुए ताकि बचने का किसी को मौका ना मिले। उन दिनों पाकिस्तान की सेना सड़कों पर भी लोगों की तलाशियां लेती थी, उनके हिंदू होने की पहचान करती थी और फिर यह पता चलने पर कि वो हिंदू हैं उन्हें मार डालती थी। और इस समय भी बांग्लादेश में बिल्कुल यही हो रहा है। बॉर्डर पर भी जो लोग भाग कर आने की कोशिश कर रहे हैं इधर, ये देखा जा रहा है कि वो कौन है। अगर ये पता चलता है कि वो हिंदू हैं तो फिर उन्हें वहीं पकड़ लिया जाता है। अब बांग्लादेश के लोग भी वहां की मोहम्मद यूनुस सरकार की सच्चाई दुनिया को बताने लगे हैं। बांग्लादेश की एक अभिनेत्री रोकेया प्राची ने खुद अपने ही देश की सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर कर दिया है और कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए आतंकवादियों को जेल से भी ये सरकार अब रिहा कर रही है। My first reaction is, I'm not surprised. I'm sorry. Don't take it otherwise. In the first place, the interim government released from jail dozens of Islamist terrorists who were convicted of murder and terror acts, like Ansarullah Bangla team chief Jasimuddin Rahmanis, and so many more criminals, terrorists. So all these radicals are used to organize mobs who are attacking not only Amrigas, but also any sane person opposing Yunus government. So all the intellectuals are silenced after 5th August 2024 to till. So from 14th July to August 8th, Yunus government gave them indemnity. So these incidents is almost, it's my opinion that all are created by Muhammad Yunus mob groups, Islamic terrorists, and NCP, AD party, and also Inqilab Moncho. It's absolutely created by Muhammad Yunus. तो रोकेया प्राची वहां की एक अभिनेत्री हैं और वो आपको बांग्लादेश की सच्चाई वहीं बैठकर बता रही है।